हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन के 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से हर साल लगभग 5 या 6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं या कभी कभी 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना चाहिए। अगर नहीं याद जाता है तो अलग से उसको कॉपी में आप लोग लिख करके उसको याद ही कर लीजिए, ठीक है। कि चैप्टर वाइज आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि कौन चैप्टर से कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और आपका तैयारी किस लेवल का इससे पता चलता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ एक काम करना है, सब्सक्राइब तो सब लोग कर लेता है लेकिन एक काम करना भूल जाता है। सब्सक्राइब करने के साथ आपको बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है। क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिएगा ना प्यारे बच्चों, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के आपको ऑल पे क्लिक करना है। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जरूर ज्वाइन होना है। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग को इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों बेहतर वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरे मन से देखिए क्लास को, ठीक है। ये नहीं कि किसी की चिंता में किसी के बारे में नहीं, एकदम पूरे मन के साथ देखिए, पूरे एकदम शांत दिमाग से देखिए, ठीक है। अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव 5 नंबर का, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत होता है। यहाँ से आपका पहला नंबर क्वेश्चन मिल रहा है कि क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 तो आपको पता है, बाकी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलो पहला नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है लेकिन समझने वाले क्वेश्चन है, बिना समझे काम नहीं हो सकता, ये बात सही है, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड, द्रवित का मतलब समझते हैं, द्रवित मतलब द्रव के रूप में, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से, वैद्युत अपघटन पढ़ा है ना, वैद्युत अपघटन का मतलब होता है ना वो अपने आयनों में टूट जाए, अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। देखिए कोई भी दोस्तों आप लोग सेल देखेगा ना तो इसमें दो गो रहता है, एक एनोड रहता है एक कैथोड रहता है। कैसे रहता है, एक एनोड रहता है और दूसरा कैथोड रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया किया जाता है। तो इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड का जो विलयन है मेरे प्यारे बच्चों किसमें टूटेगा और कैथोड पर क्या मुक्त होगा। पहले बात तो कैथोड ऋणात्मक होता है, कैथोड पर कौन आएगा, जो प्लस रहेगा। तो सोडियम क्लोराइड में कौन प्लस है, तो Na प्लस है और Cl माइनस है, पता है ना आपको। ये सोडियम एगो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण प्लस है और क्लोरीन एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण माइनस है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सोडियम इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि कैथोड पर मुक्त होता है और कैथोड होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या करता है कि प्लस को बुलाता है, प्लस माइनस को आकर्षित करता है, इसी कारण से सोडियम यहाँ पर मुक्त होगा। सही जवाब जो है प्यार बच्चों बी नंबर हो जाएगा। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो बच्चा बच्चा जानता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखेगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगर यहाँ पर एनोड पर पूछता ना तो यहाँ पर हम लोग लगा देते क्लोरीन, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर। अगला देख लीजिए क्वेश्चन प्यारे बच्चों, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं करवा दूंगा, ठीक है। 5 नंबर का सुबह में क्लास चलेगा, एक और पार्ट इस चैप्टर का जो होता है ना दूसरा पार्ट चलाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है ये फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो है किससे संबंधित है। देखिए फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है, दो गो नियम है, दोनों 5 नंबर में आ सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ ना मेरे प्यार बच्चों एकदम 100% सही बोल रहा हूँ। प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल 5 नंबर में आ सकता है जो सुबह होगा, और ये फैराडे का पहला नियम दूसरा नियम जो कि सुबह में होगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है। कहाँ के इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार हिंदी में लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से फैराडे का दूसरा का नियम संबंधित है। मतलब ये है कि W1 बटे W2 ये आपका हो जाएगा Z1 बटे Z2। और भी मैंने इस प्रकार से करवाया था प्यारे बच्चों, और भी ध्यान में नहीं है, लेकिन ये वाला आपका जो होता है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है, याद रहेगा E1 बटे E2। तो ये वाला आपका संबंधित है प्यारे बच्चों फैराडे का दूसरा का नियम। बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बस मेहनत से पढ़िए। और पहले तो बहुत बार पहले करवा चुका फैराडे का दूसरा का नियम, ठीक है। पहले का नियम इतना आसान है कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा तुल्यांकीय भार के समानुपाती होता है। इतना आसान चटनी है, चटनी मेहनत करने के लिए तैयार चटनी क्वेश्चन है, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत देखिए कहा जा रहा है कि द्वितीयक सेल कौन है। तो द्वितीयक सेल कौन होता है, द्वितीयक सेल वे सेल होता है जिसको हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे इन्वर्टर से बैटरी आ रहा है हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, इससे हम देख रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं, लाइन कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फोन मेरे पास है तो फोन के पास क्या चाहिए, तो फोन जो मेरे प्यारे बच्चों इस फोन में जो भी है
बैटरी उसी के माध्यम से चलता है, बाकी बैटरी रिचार्ज होता है, फिर इसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी बैटरी है? तो लेड एसिड यानी कि द्वितीयक सेल है, जिसको हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं, मतलब बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बताओ, घड़ी की आपकी बैटरी खराब हो गई, टॉर्च की बैटरी खराब हो गई, और जो एक बार हम लोग चार्ज उसको कर सकते हैं, दोबारा चार्ज करते हैं। जैसे माइक है, ये इस माइक की बैटरी खराब हो जाएगा तो कुछ चार्ज करेंगे नहीं, फेंक देंगे उसको, क्योंकि उसका कोई काम है नहीं। वो प्राथमिक सेल है एक, उसमें रेडॉक्स क्रिया केवल एक ही बार होता है, और इसमें रेडॉक्स क्रिया बार बार होता है। इस कारण से द्वितीयक सेल है, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। राइट आंसर बी नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। विद्युत विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? देखो, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है ना, अधातु है, लेकिन अपवाद में है कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। देखिए, अपवाद है, ये ग्रेफाइट जो है मेरे प्यारे बच्चों, पता होगा आप लोग मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, यह एक अधातु है, नॉन मेटल है, फिर भी ये विद्युत के, ये जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, ये जो होता है अपवाद होता है, ठीक है। तो बात को ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट जो होगा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन प्यार बच्चों, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ बताओ। ये मैं आपको आगे भी पढ़ाया हूँ, 7वां चैप्टर हरियाणा, लगभग हर चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? तो सबसे शक्तिशाली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन जो एजेंट है, वो आपका प्यार बच्चों फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब बताओ हमको, अगर नहीं बताओगे तो मार के पीटेंगे, ठीक है। वर्ग 17 के तत्व एक एकल परमाणुक होते हैं कि द्विबल परमाणुक? बताओ, एकल परमाणुक या द्विपरमाणुक होते हैं? बताओ कमेंट में। तो देखोगे यहाँ पर वर्ग 17 का सत्ता तो फ्लोरीन है, जिसमें के गुण में फ्लोरीन के 2 गुण। ये देखो वर्ग 17 क्या है, तो के गुण में 2 गो, फ्लोरीन के हुए 2 गो, यानी कि वर्ग 17 के तत्व जो होते हैं द्विपरमाणुक होते हैं। उसका ट्रिक था, फिर कल बाहर आया आउटो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इस प्रकार से था प्यार बच्चों। तो यहाँ पर आपका प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ की बात किया जा रहा है, इसीलिए राइट आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको एकल परमाणु कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, डायरेक्ट बोर्ड में आएगा, ऐसा क्वेश्चन किए हैं। अगला क्वेश्चन, वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रोड जिस घोल से प्रवेश करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों कैथोड कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देख लीजिए, एक फैराडे, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सब कंफ्यूज करता है। देखो, फैराडे के नियम में पढ़ाया हूँ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा तो काफी ज्यादा उससे अलग है, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, जो गलत है। देखो, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसको 1 ग्राम समतुल्यांक कहते हैं। कैसे बोलते हैं? 1 ग्राम समतुल्य कहते हैं। यानी कि 1 फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा जो होगी ना, उसको 1 ग्राम समतुल्य कहेंगे, ना कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। तो राइट आंसर आपको ये नंबर याद रखना है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन बैंक में जो पूछे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए उसको आप लोग हर हाल में याद कर लीजिए। जैसे मैं नोट्स दिया हूं, तो मैं कहता हूं क्वेश्चन बैंक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बैंक पढ़ो फिर मेरा नोट्स पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बोर्ड में पूछा हुआ है, चलो इतना तो हमको याद है। और जो नया क्वेश्चन रहेगा, वो आप लोग इतना एनर्जी पैदा हो जाएगा ना, कि आपको चलो इतना याद है, और ये याद करने तो एनर्जी पैदा होगा, अरे सब तो याद है, 2 3 4 5 को नया है, उसको याद करेंगे तो उसे बूस्ट मिल जाता है, मेहनत करने के लिए एनर्जी आ जाता है। और सूर्य सूर्य पढ़ लीजिएगा नोट से के बाद, तो क्या एनर्जी मिलेगा? पहले मोटिवेट होना जरूरी है, कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट तभी होगा जब वीडियो को देखेगा, फिर उसके बाद मेरा नोट देखेगा, वाह आधा तो याद है, क्वेश्चन बैंक का सवाल है, और नया नया उसको तो और याद करने के लिए एनर्जी आ जाएगा। तो बात को मेरा समझिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन का नियम कौन दिया था? ठीक है, तो विद्युत अपघटन के जो नियम देते मेरे प्यारे बच्चों, कौन दिए थे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फैराडे ने 2 नियम विद्युत अपघटन संबंधित दिया। पहला नियम M बराबर ZCT था। तो इसमें बताओ कि विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे? भैया फैराडे ने दिए थे। लेमार्क के कहां से आ गया बताओ? वेस्टवाल्ड, ये सब क्या चाहिए? अरे नियस, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है। और देखो, जितना पढ़ाया हूं ना, हमको उस विद्यार्थी से ज्यादा गुस्सा आता है जो पूरा पढ़ चुका है, उसके बाद दिखाता नहीं याद है, लगता है कि पीट दे, ठीक है। अरे उस स्टूडेंट को तो पहले बात सोचना चाहिए कि पहले भी पढ़ चुके, फिर भी पढ़ रहे, उतना रिवीजन भी 8 महीना मेरे को टाइम मिला, 10 महीना मिला, फिर भी ना पढ़े, तो आप पढ़ के तुमका झाल कबार लेगा? अरे तुम रिवीजन पहले मैंने इतना करवाया, इतना पढ़ाया, फिर भी तुमको याद ना, तो तुम करते क्या थे 10 महीना? खाली मोबाइल बिस्तर पर लगा के एकदम रील देख रहे थे? क्या कर रहे थे? खाली मौज दोस्तों के साथ खाली बातचीत करना? मेहनत थोड़ा कर लो।
चलो, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? तो मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण विभव होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का। ठीक है, और थोड़ा मेहनत करिए। हम मेहनत करता उससे पर क्वेश्चन नहीं है, जो नहीं मेहनत करता, करना ही नहीं चाहता है, खाली बहाना पे बहाना, बहाना पे बहाना कर दे जाएगा, और कुछ पढ़ाई से कोई मतलब है नहीं। 16 चैप्टर ऐसी हैं, आपको उससे कोई मतलब है नहीं। जो रोज पढ़ेगा, रोज आधा घंटा 1 घंटा रिविजन में टाइम देगा, मैं निश्चित लिख के कहता हूँ, उसको कभी दिक्कत हो ही नहीं सकता है, सारा चीज याद हो जाएगा। बस ऑप्शन डी हो जाएगा। गलत रास्ते पर सब लोग चलते हैं, लेकिन सही रास्ते पर बहुत कम लोग चलते हैं, ये दुनिया की सच्चाई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत अपघटने की चालकता किसका मापक है? तो विद्युत अपघटने चालकता जो प्रतिरोध का दोस्तों चालकता है, इनके विद्युत अपघटने चालकता जो किसका मापक है? तो प्रतिरोध को मापता है। अगर मेरे नोट्स में विभव दिया गया तो उसको थोड़ा काट कर देना, हो सकता है कि ऑप्शन काटने में ये वाला हो गया होगा। ठीक है, तो विद्युत अपघटने चालकता किसका मापक है? तो याद रखिएगा प्रतिरोध का। जैसे विद्युत अपघटनी होता है ना, इसके अंदर प्रतिरोध को हम लोग माप सकते हैं, इसी का मापकता होता है, इसलिए प्रतिरोध इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या हो जाएगा? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक जो होता है ग्राम प्रति कूलम होता है। क्या चीज होता है? ग्राम प्रति कूलम। ग्राम प्रति कूलम, ये केजी प्रति कूलम। ठीक है, कूलम। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा केजे प्रति गुलाम या ग्राम प्रति गुलाम, दोनों आंसर सही है, इसीलिए राइट आंसर से नंबर लगा लो। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, सोच लो ग्राम होगा, नहीं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक फॉर्मूला से मैंने निकाला भी है, ग्राम ही आता है, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, गलत वगैरह, लेकिन मैं जो बताया हूँ कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति गुलाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, गैल्वेनिक सेल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटन सेल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो गैल्वेनिक सेल जो है मेरे प्यारे बच्चों को और बढ़िया से पढ़ा दूंगा, क्योंकि 5 नंबर में भी आएगा। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल जो पहला बात होता है प्यारे बच्चों, इसमें कैसा होता है गैल्वेनिक सेल, याद है? तो गैल्वेनिक सेल को एक और नाम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। क्या चाहिए? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और विद्युत रासायनिक सेल में जो होता है, इसमें 2-2 विलयन होता है, आप लोग को पता है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल की बात किया जाता है, इसमें आयनोड जो होता है ऋणात्मक होता है, आइनोड क्या होता है? ऋणात्मक। कैथोड क्या होता है? धनात्मक। और आइनोड पर ऑक्सीकरण होता है, चाहे वो विद्युत रासायनिक सेल हो या विद्युत अपघटन सेल हो, दोनों में से कोई आपका होगा। प्यार बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, आइनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। लेकिन बात किया जा रहा है आप लोगों से, गैल्वेनिक सेल होता है, तो गैल्वेनिक सेल में जो आइनोड होता है ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक, किसमें? गैल्वेनिक सेल में। अगर इसी के उल्टा विद्युत अपघटन सेल में आइनोड पूछा जाए तो वहां पर धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि इसी का उल्टा आइनोड यहाँ पर धनात्मक है, गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक है, विद्युत अपघटन में धनात्मक है, बस उल्टा है, बस और कुछ नहीं। एक गो याद रखेगा तो 4 गो निशाना बनेगा। पहला के गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ऋणात्मक, यानी पता चलेगा कि कैथोड गैल्वेनिक सेल में धनात्मक होगा। इसका मतलब है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक है, तो जाहिर सी बात है कि विद्युत अपघटन सेल में धनात्मक होगा और कैथोड ऋणात्मक होगा। समझे ना? 4 नंबर का निशाना लगा दिए यहाँ से। और मैंने ये भी आपको बोल दिया कि गैल्वेनिक एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। क्लियर होगा? टेंशन काहे ला लेते हैं, मेहनत करते चलेगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए प्यार बच्चों, कहा जा रहा है कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता जाता है उसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक का मतलब विद्युत रासायनिक सेल। क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलता है विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और विद्युत अपघटन सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो राइट आंसर 3 नंबर का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहा सर आप लोगों से कि 1 फैराड कितना होता है? तो 1 फैराड प्यार बच्चों एक रेट मान बताओ ना, लगभग में होता है 96,450 से गुलाम लगभग। ठीक है, तो लगभग 96,500 गुलाम लगभग हो गया ना, तो ऑप्शन क्या हो सकेगा? बी नंबर। यानी आपको ध्यान में रखना है कि 1 फैराड किसके बराबर है? तो 96,500 गुलाम। ठीक है, फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको एक काम करना प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट हमेशा करिए। ठीक है, जो विद्यार्थी क्लास देखते हैं ना, तो पहला प्योरिटी उनका होता है कमेंट करना और लाइक कर देना। ठीक है,
ठीक है, तो ये काम आप लोग फटाफट से कर लीजिएगा। और दूसरी बात, वीडियो को तो आप लोग लाइक कर देंगे, हमको तो पता नहीं हो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट जरूर कर देना है। और सब्सक्राइब किए होंगे तब ना वीडियो को देख लेगा, ऐसे थोड़े कि बिना कोई बिना सब्सक्राइब के देख लेगा। और तीसरी बात कि आप लोग कॉपी में नोट थोड़ा कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा, थोड़ा रीडिंग भी डालिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, ये 4-5 बातों को फॉलो करते हुए अच्छा ही आपका ही होगा। ठीक है, और क्या कहेंगे। अगला क्वेश्चन, एक फैराड की इकाई क्या चीज है? तो एक फैराड की इकाई जो होती है कूलम्ब प्रति मोल होती है। क्या चीज होती है? ये धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या चाहिए? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कूलम्ब तो अब इसका होता है कूलम्ब प्रति सेकंड, तो 1 एम्पियर रखता है। 1 एम्पियर 1 कूलम्ब/1 सेकंड। हाँ, ये 1 एम्पियर का फार्मूला है। और ये कूलम्ब प्रति मोल जो ये फैराडे का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? फैराडे का। एक फैराड बराबर कितना होता है? कूलम्ब प्रति मोल होता है। तो बात को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन को सी को टिक किया जाए। ऑप्शन से विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहा सर एकदम क्या क्वेश्चन आया है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा तो मजा ही मजा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। एकदम जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन आ गया आपके समक्ष, नजरों के सामने है, आंखों के पास है। कहा जा रहा है कि विद्युत धारा, क्या चीज कहा जा रहा है? विद्युत धारा किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित होता है। अच्छा, विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाहित हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो याद है, तो इलेक्ट्रॉन तो चालक का चालक में होता है, जिसने चालकता जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब चालक के बात किया जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ता है। और जहां पर धारा आयन प्रवाह होता है वो विद्युत रसायन ये होता है, कैसे बोले, अपघटने से। लेकिन हमसे पूछा जरा ध्यान दीजिएगा, तो चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो धात्विक चालक में होता है। हाँ, अगर आयनों द्वारा प्रवाह होता तब क्या लगता? धात्विक चालक, विद्युत अपघटक चालक। क्या? विद्युत अपघट्य चालक। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघटने में आयनों का आदान प्रदान, आयनों का ना क्या जो होता है टूटता, आयनों में ना टूटता विद्युत अपघटने सेल में। अरे सब्जेक्टिव क्लास के होंगे तो पता तो इतना होबे करेगा कि विद्युत अपघटने सेल में जो होता है आयन जो होता है टूटता है, लेकिन धात्विक में जो होता है ना इलेक्ट्रॉनों का अथी होता है, कैसे बोलते हैं, प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा। इसीलिए इसका राइट आंसर ये नंबर होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, क्या लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सेल स्थिरांक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% भी आई है। और इस चैप्टर से अगर हमको क्वेश्चन तैयार करने को मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन रखूंगा कि सेल स्थिरांक क्या, इसके मात्रक लिखे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं कि किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक बोलेंगे। ये अच्छे तरीके से करवा दिया हूं। एक थोड़ा इसको सूचित करते हैं, किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एल और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तो इसका बीच की दूरी क्या चाहिए? एल और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। तो इसका अनुपात जो जगह इस सेल स्थिरांक का लगा। हाँ हाँ, कितना आसान, कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। क्या बताए, इतना लोलीपॉप क्वेश्चन है कि क्या ही बताया जाए। सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो सेंटीमीटर प्रति मीटर। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। बहुत आसान है। जो विद्यार्थी सब्जेक्टिव का क्लास नहीं देखता है, ठीक है, उसके लिए मैं सब चीज प्लान किए हुए, टेंशन काला लेते हैं। खास करके वो विद्यार्थी के लिए मैं तैयार करता हूँ प्लान जो बहुत पहले से 2-3 बार पढ़ चुके फिर भी याद नहीं है कि सेल स्थिरांक क्या है। ठीक है, जो नया नया हो तो बेचारा पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले से 2-3-4 बार पढ़ लिया फिर भी कहता है कि क्या है ना है, उसको पिटेंगे। अगला देख लीजिए। कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटने में निक्षेपित आयनों की मात्रा किस पर डिपेंड ना करती है। अरे ये किससे पूछ रहा है, नहीं समझ में आया प्यारे स्टूडेंट। तो ये कल हम पढ़ाए फैराडे वाला नियम, एम बराबर जेड सी टी या जेड आई टी। क्या चाहिए होता है? एम बराबर जेड आई टे या जेड सी टी। ठीक है, एम आपका क्या चीज दर्शा रहा है? देखिए, जेड आपका दर्शा रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये दर्शा रहा है। आई आपका धारा दिखा रहा है। टी आपका समय दिखा रहा है, बताइए प्रतिरोध पर कौन निर्भर कर रहा है? अरे प्यारे स्टूडेंट, एम बराबर जेड सी टी का फॉर्मूला भूल गए। एम बराबर जेड आई टी। बताओ, जेड तो आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक दर्शाएगा, ठीक है। आई आपका कैसे दर्शाएगा? विद्युत धारा को दर्शाएगा। जेड आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक को दर्शा रहा है, आई आपका विद्युत धारा को, टी आपका समय को। तो प्रतिरोध कहां से आ गया? इसीलिए विद्युत अपघटन का जो नियम है फैराडे वाला, उसमें निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोध यहाँ पर है नहीं, कहां पर आपको कई बार आर दिख रहा है, आर इसमें दिख रहा है। अरे आर कहां से आ जाएगा? प्रतिरोध का कोई काम ही नहीं है, तो इस पर कहां से डिपेंड कर देगा। इसलिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक में प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है? देखो विद्युत अपघटन का उपयोग विद्युत लेपन में करते हैं, जैसे कि किसी धातु को जंग लगने से बचाना है, इसलिए विद्युत शोधन में भी किया जाता है, विद्युत लेपन में भी किया जाता है। दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं ए और बी दोनों में। क्या बताएं, एकदम इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा ना बोर्ड में, जो पढ़ेगा ना उस 60 को प्लस तो सही कर देगा, लेकिन 35 का जवाब देना है। और मैं हर स्टूडेंट को देख के बता दूंगा कि 20 को ऑब्जेक्ट सही करेगा, कोई 17 को सही करेगा, कोई 15 को। मैं देख के स्टूडेंट को बता दूंगा, ठीक है। ऐसा स्थिति है जैसा मैं बोल रहा हूँ। टेंशन लेने वाली बात है। 5 महीना है, मैं आपकी आंखें को खोल दिया हूँ, लेकिन खुला नहीं है, तो खोल लीजिए, ठीक है। अगला देख लीजिए, कौन अवरोधक है? देखिए अवरोधक का मतलब कौन अवरोधक है? अवरोधक का मतलब समझते हो? अवरोधक का मतलब जो रोध करे, रुकावट करे। तो ये डायमंड है। हीरा जो होता है पता ना कठोर होता है। और बताओ तो हीरा कैसा क्रिस्टल, नहीं पता है ना? पढ़ा चुके हैं केवल, नहीं पता है ना? हीरा एक सहसंयोजक क्रिस्टल है। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब क्या चीज है आपका? आपका क्या चाहिए? सहसंयोजक क्रिस्टल। पता होना चाहिए। जिसको पता है, जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनका तो 35 चुटकियों में। जिसका नहीं है, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ 10 ऑब्जेक्ट सही होगा बोर्ड में। और टोटल मिला के आपके केमिस्ट्री में रहेगा 40 नंबर, और केमिस्ट्री में लिखा रहेगा बगल में सी। समझ जाना क्या है सी का मतलब। सी नहीं, एफ लगा लगेगा, एफ लग जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। इसलिए मेहनत से पढ़ लीजिए, सर झुका के पढ़ लीजिएगा तो कल सर उठा के पढ़ चलिएगा। 5 महीने मात्र बचे हुए हैं। अगला देख लीजिए, जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा ऑक्साइड बचाओ सतह की तरह कार्य करता है? कौन जो है ऑक्साइड जो है प्यार बच्चों, जंग लगने से बचाने के लिए बचाओ सतह का काम करेगा? तो ये अल्मुनियम है। अल्मुनियम कारण करेंगे। कोई मान लीजिए जंग लगेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? धातु का लेप चढ़ा देंगे। आप चाहे अल्मुनियम का, ज्यादा अल्मुनियम का सब लेप चढ़ाता है, तो लेप अल्मुनियम का चलेगा। तब बताइए ऑक्साइड पे कभी लगेगा जंग? नहीं ना लगेगा। धातु सतह सुरक्षित हो जाएगा ना। इस कारण से यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यार बच्चों। विलयन के चालकता समानुपाती होते हैं कि कोई विलयन है उसकी चालकता किसके समानुपाती होते हैं? तो विलयन के चालकता उसके आयनों के, जैसे विलयन जो है इसमें जो है ना उसके चालकता के समानुपाती होता है। विलयन के चालकता इसके आयनों के संख्या के, यानी कि विलयन के चालकता ज्यादा तेज होगी अगर उसमें आयनों की संख्या अधिक होगी। अगर विलयन की चालकता कम होगी अगर उसमें आयनों की संख्या कम है, ठीक है। बात को यहाँ से समझिए। अभी यहाँ पर तानुता पर मत जाना, तानुता ये दूसरा चीज हो गया। मतलब तानुता मतलब वही होता है, लेकिन चालकता का मतलब होता है चलने में। तो आयन की संख्या ज्यादा होगा ना, तो चालकता इसका और ज्यादा होगा। इस कारण से बे नंबर ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, लोहे को जंग, देखिए लोहा में अगर जंग लगने से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? सोचो थोड़ा। लोहा है, ठीक है। लोहा में अगर जंग लगेगा तो उसको रोकेंगे कैसे, ठीक है। तो लोहे को जंग रोक लगने से रोका जा सकता है तो आयरन के कैथोड चढ़ा करके, आयरन के लेप चढ़ा करके। क्या खारे पानी में रखेंगे? क्या प्यार बच्चों, अगर खारे पानी में रखेंगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, जल्दी जंग लग जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी जंग लग जाएगा प्यार बच्चों। इसीलिए यहाँ पर आपका आयरन कैथोड बना करके ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला देख लीजिए, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट, देखो तनुता बढ़ाएंगे प्यारे स्टूडेंट्स, तनुता बढ़ाएंगे तो विशेष चालकत्व तो क्या होगा बता दीजिए। तनुता बढ़ाएंगे तो विशेष चालकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा सोचिए। तनुता बढ़ा देंगे, तनुता तो आप लोग जानते हो, तनुता का मतलब तनु विलयन। जैसे आप लोग चाय पीते हैं या जो भी शरबत पीते हैं तो तनु विलयन होता है, और उसमें चीनी की मात्रा कम है, मतलब चीनी का मतलब मैंने विलय की मात्रा कम है, पानी की मात्रा अधिक है, मतलब वो तनु विलयन है। सांद्र विलयन जिसमें जैसे चीनी का रस देखे है ना, वही वाला है। जैसे कि छेना का रस होता है वो होता है सांद्र विलयन, लेकिन तनु विलयन की बात कर रहा है। तनुता बढ़ाने पर विशेष चालकत्व, विशेष चालकत्व का किसका उल्टा है? तो ये आपका विशेष प्रतिरोध का, यानी कि यहाँ पर तनुता बढ़ाएंगे तो विशेष चालकत्व घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, तनुता बढ़ाएंगे तो चालकत्व जिसमें लगा रहेगा वो घाटे ही जाएगा। क्या चे? अच्छा ऐसा बात है। तो विशेष चालकत्व यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष चालकत्व तो घट जाएगा, लेकिन तनुता बढ़ाने पर चालकत्व तो बढ़ जाएगा, और विशेष चालकत्व तो क्या होगा? घट जाएगा। ध्यान से सुनिए, तनुता बढ़ाने पर चालकत्व तो बढ़ेगा, लेकिन विशेष चालकत्व तो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि चालकत्व का उल्टा, चालकत्व किसका उल्टा है? प्रतिरोध का। और विशेष चालकत्व जो है विशेष प्रतिरोध का उल्टा है, इसलिए ध्यान में रखेगा, ये आपका घट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला देख लीजिए,
विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण हमेशा याद रखो आइनोड पर होता है। किस पर होता है? विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण हमेशा आइनोड पर होता है और आप चयन कैथोड पर होता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, छोटी सी चीज है। अब बताओ, तनुता बढ़ा देंगे तो मोलर चालकता तो बढ़ जाएगा। अरे तनुता बढ़ाए मोलर चालकता तो है ना, पता क्या चीज है? यदि किसी विलयन में, यदि विद्युत अपघटन की क्रिया में यदि किसी विलयन में 1 मोल घोल दिया जाए तो संपूर्ण विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर अगर आप तनुता बढ़ा रहे हैं तो मोलर चालकता का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, मोलर चालकता तो बढ़ जाएगा, लेकिन लेकिन विशिष्ट चालकता तो घट जाएगा। अच्छा, तनुता बनाएंगे तो मोलर चालकता तो बढ़ेगा, विशेष चालकता तो घट जाएगा। हाँ, यही कहना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं कहना चाहते, यही कहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो ये आपका कूलाम प्रति मीटर नहीं, इसको बोलते हैं सेंटे प्रति मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए ध्यान रखो। यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों, विद्युत रासायनिक तो सेल में आइनोड क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल किसको कहते थे? गैल्वेनिक सेल का ना कहते हैं। अच्छा, गैल्वेनिक सेल को ही कहते हैं। तो हाँ, तो और किसको कहेंगे? गैल्वेनिक सेल को ही कहा जाता है। इसको एक और बोल्टा कौन, तो बोल्टाई सेल इसको बोलते हैं, जो वैज्ञानिक दिया था। तो विद्युत रासायनिक सेल में आइनोड ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए। 1 फराड विद्युत धारा प्राप्त करने पर 1 फराड विद्युत, ये आपका 1 ग्राम समतुल्य कहलाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ कई बार क्वेश्चन है। फैराडे का पहल का नियम बताइए। तो भैया तो आप लोग को पढ़ाए हैं, तो ऑनलाइन वाला कोई तो थोड़ा ना पढ़ाए हैं, लेकिन ऑफलाइन वाले को 2 3 4 बार पढ़ा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव में केवल 10 बार टेस्ट ले लिए होंगे। हाँ, फैराडे का पहला नियम जो है प्यार बच्चों, एम बराबर जेड सी टी के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जेड एस टी मार दिया, जेड सी टी, सॉरी, एम बराबर जेड सी टी या जेड आई टी में मिल सकता है। या आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एम बराबर जेड आई टी में ना, तो चलेगा, क्योंकि सी की जगह आई भी दे देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एम बराबर जेड सी टी, तो ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया, बे को लॉक किया जाए। ठीक है, और दूसरा का नियम याद है, पहल का नियम अगर याद है, फैराडे का पहल का नियम बोलिए तो याद है तो बोलिए, अगर याद है तो लिख दीजिए। हम देखना चाहते हैं कौन विद्यार्थी को याद है, जो पढ़ रहा है ना अभी ऑनलाइन में। अगर पहल का नियम है याद है ना, तो 2 मिनट क्या चाहिए, 10 सेकंड तो बोले लगेगा, बोले में समय लगेगा। अगर मैं बोल दूंगा तो आप लोग लिख लोगे। तो इसलिए लिख लीजिए कि विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ होती है। देखिए मैंने जल्दी में बोल दिया, आप लोग फटाफट लिख दीजिए। देखिए विद्युत अपघटन सेल में आइनोड होता है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन सेल में आइनोड जो होता है प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। विद्युत अपघटन सेल में आइनोड की बात की जाए, इसके पहले क्या था? गैल्वेनिक सेल में आइनोड क्या चीज था? ऋणात्मक, और विद्युत अपघटन सेल में धनात्मक। आंसर देखते टिक लगा दे बाबू, क्या चल जाएगा? धनात्मक। क्यों? तो विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल में आइनोड ऋणात्मक होता है, जो 2020 में पूछा हुआ। ठीक है, और विद्युत अपघटन सेल उसका उल्टा है, यानी कि यहाँ पर आइनोड धनात्मक होगा। क्या होगा? आइनोड धनात्मक होगा। दैट मीन्स इसका सही जवाब जो होगा बे आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत कहाँ होगा? दिक्कत होता है बस मेहनत नहीं करते हैं, मोबाइल ज्यादा चला लेते हैं, ज्यादा बात कर लेते हैं, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन का आंसर है कि सेल रेडॉक्स अभिक्रिया याद है? मैट्रिक्स से पढ़ने की बात है, कितने शर्म की बात है कि रेडॉक्स अभिक्रिया हमको नहीं पता है। सोचिए, रेडॉक्स अभिक्रिया 11th में पढ़ना है, जिसमें ऑक्सीकरण एवं आपचयन दोनों साथ साथ होता है ना, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तभी तो ना ये बैटरी आपका चलता है, बार बार चार्ज करते हैं फोन वाला। रेडॉक्स अभिक्रिया उसमें हो रहा है तभी ना, अगर नहीं होता ना तो एक ही बार में स्वाहा हो जाता। तो यहाँ पर बताओ कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए? सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, वो क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल पता ना, किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होता है, उससे सेल का विद्युत वाहक बल पता। अरे पता है ना कि किसी सेल में
एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। अरे ना पता है तो क्या कीजिएगा, ध्यान रखिए बस कि विद्युत वाहक बल होने के लिए, रेडॉक्स विकिरण होने के लिए धनात्मक होना चाहिए। रट भी लिखिए ना तो एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। ये नहीं पूछेगा बिहार बोर्ड रट के मारे हो कि कैसे मारे हो। अगला देख लीजिए, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब, क्या देखो, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो, मतलब लेमडा जे ऋणात्मक हो। सेल अभिक्रिया स्वतः माने खुद से अगर होगा, सेल में अभिक्रिया स्वतः हो रहा है मतलब खुद से अभिक्रिया हो रहा है, इसका मतलब वो लेमडा जे गिब्स ऊर्जा जो है ना उसका मान ऋणात्मक है। अरे धनात्मक नहीं भैया, अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आया था धनात्मक तब ना होता जब रिडॉक्स अभिक्रिया स्वतः, वहां पर दूसरा क्वेश्चन था, देखिए इसमें कब होता है ये वाला, ये देखो सेल में रिडॉक्स में कब होगा, जब विद्युत वाहक होना धनात्मक होना चाहिए तब होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। सेल का अभिक्रिया स्वतः होता है जब लेमडा से ऋणात्मक हो, मतलब गेव ऊर्जा का मात्र ऋणात्मक। अगला देख लीजिए, अरे याद करते चलो ना बस, और कुछ नहीं चाहिए। अगला देख लो, 2-3 बार रिविजन कीजिएगा, याद रहेगा। विद्युत बिलियन में विद्युत का संचालन कौन करेगा, तो बिलियन में विद्युत का संचालन कौन करेगा, विद्युत अपघट्य करेगा। अरे बिलियन में विद्युत का संचालन कौन करेगा, विद्युत अपघट्य करेगा। ये किसी का भी विद्युत अपघट्य हो सकता है, सोडियम क्लोराइड का हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड का हो सकता है, सीजियम क्लोराइड, आपको जो लगे जिसका विद्युत अपघट्य चाहिए, KCl का, NaCl का, बस जो भी मन करे आप उसका बिलियन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें विद्युत अपघट्य ही बिलियन का चालन करेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है, हाँ ये क्वेश्चन में कुछ जम है, ठीक है। कहा जा रहा है आप लोगों से, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन सबसे प्रबल अपचयक है, बताओ। हाइड्रोजन आयोडाइड कहने दिया गया तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, सी में दिया गया, ठीक है। सबसे प्रबल अपचयक होता है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन वाला तो पढ़ा चुके बढ़िया से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहा जाए सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कौन करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है, तो सबसे ज्यादा जो होता है प्यारे बच्चों मैंगनीज करता है। ये मैं 7वां चैप्टर में पढ़ाया हूँ, सबसे ज्यादा 7 प्रदर्शित करता है। इसका नाम क्या चीज है, मैंगनीज। क्या चीज नाम है, मैंगनीज। मैंगनीज नाम है। मैग्नीशियम मतलब समझ लेना, मैग्नीशियम में Mg होता है, क्या चीज होता है मैग्नीशियम में Mg, लेकिन यहाँ पर किया जा रहा है मैंगनीज की बात, और मैंगनीज एक संक्रमण तत्व है। क्या चीज है, संक्रमण तत्व, जो डी ब्लॉक के तत्व है, और डी ब्लॉक के तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में 21 से लेकर के 30 तक जो प्रथम प्रथम क्या चाहिए, प्रथम संक्रमण तत्व होता है जो एस्कार्डियम से जिंक तक होता है, प्रथम श्रेणी है। और इसमें प्रत्येक में 10-10 तत्व है, और प्रत्येक 10 तत्व क्या चाहिए, सभी का सभी धातु है। और ये सभी का सभी जो धातु है मेरे प्यार बच्चों, आपके बोर्ड में इसी में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या चाहिए हो जाएगा, तो मैंगनीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर होती है, तो किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो कोई पदार्थ होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दो दर होते हैं, वो सक्रिय मात्रा या सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करती है सक्रिय मात्रा या सक्रिय भार या सक्रिय द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन का है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य में लैम्डा एम का मान तनु करने पर बढ़ता है, यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य में लैम्डा एम का मान तनु करने पर बढ़ जाता है, इसलिए याद रखना है। पर यानी कि वैद्युत अपघट्य है ना, तो लैम्डा एम का मान जो होगा, लैम्डा एम का मतलब जो है मोलर चालकता है ना, लैम्डा एम मोलर चालकता का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा। अरे मोलर चालकता का परिभाषा में आपको बहुत अच्छे तरीके से बोल चुका हूँ, और मुझे बोला है कि मैंने समझ के आप लोग याद कीजिएगा, तो कभी भूलिएगा नहीं। यदि वैद्युत अपघटन की क्रिया में यदि किसी बिलियन में 1 मोल घोल दिया जाए, तो उस 1 मोल के कारण जो बिलियन की चालकता होगी, उस चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। अरे कुछ भी परिभाषा बोल देते हैं, यदि किसी बिलियन में 1 मोल घोल दिया जाए तो संपूर्ण बिलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाते हैं। रट्टे वाला चीज ना समझ लीजिएगा, एकदम जिंदगी भर फिक्स हो जाएगा दिमाग में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फोटोग्राफिक निम्नलिखित में से किसका आवश्यक घटक है, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। सिल्वर ब्रोमाइड जो फ्रेंकल दोष और शोट के दोष दोनों प्रदर्शित करता है, कौन, AgBr, ठीक है। AgBr आपको ध्यान में रखना है, ये फोटोग्राफी के लिए जो होता है आवश्यक घटक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, और फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों प्रदर्शित करता है। बात को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर देखा जाए, स्वादिक चालकता किसकी होती है,
स्वादिष्ट चालकता होती है चांदी की भैया, किसके? चांदी की। चांदी का ना होता है सिल्वर। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं बताओ? ये इतना इजी क्वेश्चन मैं बताऊं? बताओ, अच्छा लगता है कि मैं बता दूं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। और बताओ हमको कि विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिए कि विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन, किसी सेल के लिए समवायवस्था प्राप्त करने के लिए सेल का विद्युत भागफल क्या होना चाहिए? बताइए। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी सेल की अभिक्रिया में समवायवस्था प्राप्त करने के लिए सेल का विद्युत भागफल शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। एमवीबीआई क्वेश्चन में आप लोग समझिए है ये क्वेश्चन कि किसी सेल की अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समान अवस्था प्राप्त करने के लिए सेल का विद्युत भागफल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0 होना चाहिए। यदि किसी सेल का साम्यावस्था प्राप्त करना, समान अवस्था प्राप्त करना है, तो सेल का विद्युत भागफल 0 होना चाहिए। कौन समान? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, जो अदिश राशि है जिसका मात्रक वोल्ट है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला देख लीजिए 44 नंबर। अब बताओ, किसी आधे सेल इलेक्ट्रोड विभव, आज नहीं कल सुबह में होगा क्लास, जो सब्जेक्टिव का नहीं करता क्या ही बताऊं, कुछ शब्द नहीं उसको बताने के लिए। किसी आधे सेल में इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि 2 नंबर के लिए इतना ज्यादा विभव है, उस चैप्टर से हो सकता है बिहार बोर्ड में पक्का क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रोड विभव से रिलेटेड। तो देखिए किसी आधे सेल के इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है किस पे डिपेंड करता है? तो धातु के कैसे प्रकृति है, मान लो ये विलयन है, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव का, तो इसमें मान लो विलयन भरा हुआ इलेक्ट्रोड विभव वगैरह सब है, तो ये इस धातु की प्रकृति कैसी है? कौन सा विलयन भरा हुआ है? सेल के आयनों की सांद्रता क्या है? इसमें जो सेल में जो धातु की आयन की जो सांद्रता, कितना सांद्रता में घोला गया है उस पर भी निर्भर करता है, और इसका टेम्परेचर कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी ओवरऑल देखा जाए ना, तो किसी आधे सेल में इलेक्ट्रोड विभव जो निर्भर करता है, ये सभी बातों पर निर्भर करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर करती है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन की क्रिया में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर किस पर करती है प्यारे बच्चों? चलिए ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर करते थे, किस पर डिपेंड करेगी? अभी हम आपको बताए, एम बराबर जेड आई टी। जेड क्या चीज दर्शा रहा है पता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आई क्या दर्शा रहा था? विद्युत धारा दर्शा रहा है। टी आपका क्या दर्शा रहा है? समय दर्शा रहा है। प्रतिरोध आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध कहीं पर आपको और दिख रहा है? अरे शुरू में नहीं क्वेश्चन बताए थे, याद आ गया। यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है आपको प्रतिरोध, इसलिए प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़ा रात में लीजिएगा ना तो काम हो जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है, क्योंकि एकदम डिट्टो क्वेश्चन पूछ देता है हर बार। ठीक है, तो 96,500 ग्राम से कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना ग्राम कॉपर मुक्त होगा, कितना ग्राम तांबा मुक्त होगा? तो 31 अरे आंख मुनो रट जाओ, 31.76 एकदम यही डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा था। अरे रट लो सीधे, मैं कहता हूँ क्वेश्चन को रट लो, दिक्कत क्या है? रट लो रट लो, डायरेक्ट मिलेगा ये क्वेश्चन। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म हाल ही में पढ़ाए हैं, और इतना आसान क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक चाहिए क्वेश्चन। अनुसंख्यक गुणधर्म वे है जो विलियन उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म विलियन उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या यहाँ पर दिया गया है, तो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए सी नंबर उसका एकदम हौला क्वेश्चन। अगर ये सब कर लीजिएगा तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा? कहीं से नहीं, यहीं से आएगा, इसीलिए अच्छे तरीके से करते चलो। देखिए सबसे खराब सुचालक कौन है? देखो यहाँ पर दिया गया शुरू में सोडियम एसिटेट। क्या दिया गया? सोडियम एसिटेट, जो कि ये आपका सबसे खराब सुचालक नहीं है। सबसे खराब सुचालक है इथेनॉल, या इसी को कहा जाता है इथाइल अल्कोहल। अब बच्चा कहेगा कि कैसे बोले इथाइल? हे भगवान, ऑर्गेनिक पढ़ाना ही बेकार था, इतना पढ़ा दिए फिर भी नहीं पता है तक। ये ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा है, 2 कार्बन के लिए होता है। अब इतना 11th क्या बताबे? अगर ये सब नहीं पढ़ो तो हम क्या ही बताबे? ये इसका भी नाम हमको लगता है तुम लोग को पता नहीं होगा कि क्या चीज नाम है। इसको बोलते हैं सोडियम, इधर वाला को बोलते हैं एसीटेट। अब ये भी ना पता है तो हम क्या करें? कुछ विद्यार्थी को इसको भी ना पढ़ने आ रहा, पढ़ रहा होगा नकल। क्या लिखा हुआ? नकल। ये भगवान, नकल नहीं लिखा हुआ, सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है। ये क्या चीज लिखा हुआ है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
तो ध्यान रखिएगा, सबसे खराब चालक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्कोहल खराब चालक नहीं होता है विद्युत का। हल्का देख लीजिए, विशिष्ट चालकत्व की इकाई हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? विशिष्ट चालकत्व की इकाई। अरे विशिष्ट चालकत्व, अरे पहले विशिष्ट प्रतिरोध को बताओ हमको क्या होता है जी। विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर, फिजिक्स में जिसे प्रतिरोधकता बोलते हैं, ओम मीटर कहते हैं ना। तो केमिस्ट्री में विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब ओम से नहीं होता। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है। ला, बारिश भी स्टार्ट हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम सेमी होता है। अच्छा, ओम सेमी, तो उसी का उल्टा ना चलका तो ओम इनवर्स सीएम इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशेष चलका तो जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर ओम इनवर्स सीएम इनवर्स। मोलर चलका तो इकाई देख लीजिए, मोलर चलका तो इकाई कहता है, कहा रहता है यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर चलका तो का मात्रा क्या चीज होता है, तो मैं आपको निकाल के बता चुका हूँ बहुत अच्छे तरीका से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पढ़ाना है तो आपको ध्यान रखना है, ओम इनवर्स सीएम की घात 2 और यहाँ पर आपका मोल इनवर्स हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। बात को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। हाँ हाँ, ठंडी ठंडी हवा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तापमान वृद्धि के साथ धातुओं की चालकता क्या होगी? देखो, तापमान में वृद्धि होगा तो धातुओं की चालकता क्या हो जाएगी? तो बढ़ जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन तब। अरे धातु है, नीचे टेम्परेचर दोगे तो धातु की चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलराउस के भैया नियम बता दो, ठीक है। कोलराउस का नियम क्या है? विद्युत अपघटन की क्रिया में, पता है कोलराउस का नियम क्या चीज होता है? किसी बेरियम की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया, ठीक है। किसी बेरियम के चला मोलर चलक किसी बेरियम की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया, जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, इसको क्या बोले, सुबह में ही करवाए, अनंत तनुता पर किसी बेरियम की मोलर चालकता, लैम्डा में क्या चाहिए? मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर होता है, जिसमें से एक धन आयन और दूसरा क्या चाहिए होता है? ऋण आयन होता है। दो मान देख रहे हैं, एक धन आयन वाला, एक ऋण आयन वाला, इसके योग के बराबर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोलराउस का नियम। ध्यान में रखेगा, लॉलीपॉप क्वेश्चन। अगला देख लीजिए, तुल्यांक चालकता का मात्रक क्या होता है? तो तुल्यांक चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सीएम की घात 2 और इक्विवेलेंट इनवर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, विद्युत अपघटन में मूलक चालकता तनुकरण उतना इंपोर्टेंट नहीं, इसका होगा विद्युत अपघटन के सघनन की मात्रा वृद्धि। इसका तो बताइए, 1 ग्राम समतुल्य होगा, ऑप्शन ए। हाँ बता दो, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर और अपचयन कैथोड पर, तो क्रमशः कौन सी होगा? तो एनोड पर ऑक्सीकरण, अपचयन कैथोड पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, चलिए क्वेश्चन इस तरह है, क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, ठीक है। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर आपका जो भी ठिकाना इस नंबर पर, ठीक है। और फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। और मैं सोच लिया हूँ कि आपका डेरिवेशन का क्लास कितना बजे टाइम में, तो 1 बजे रखा जाएगा, ठीक है। 1 बजे में, और सुबह में भी क्लास रहेगा। तो क्या कहूँ, मेहनत कीजिए, नहीं तो बंद कर देंगे फिर 1 बजे वाला क्लास। नहीं 5 नंबर में रिस्पॉन्स है, मेहनत नहीं कि नहीं सीखे तो बंद कर देंगे। क्या फायदा होता है मेहनत करने से? मेहनत किसके लिए किया? आपके लिए। आप पढ़वे नहीं करेगा तो हम कितना पढ़े, हमको तो सब यादें है। हम आपके लिए ना काम करेगा, नहीं करेगा, नहीं पड़ेगा तो छोड़ देंगे। क्या फायदा उतना मेहनत करने से, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। कमेंट करो, लाइव चैट से हमको नहीं मतलब है, कमेंट से मतलब है, ठीक है। कमेंट कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।